इस कंडीशन में हमें पता है ना, जब एक पर्टिकुलर एंगल पर होते हैं तो हमारे दो कंपोनेंट बनते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, लॉज ऑफ मोशन का एक न्यू टॉपिक सीखने के लिए आप तैयार है? अगर तैयार है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए यस। और चलिए स्टार्ट करते हैं। ये टॉपिक हमारे एक प्रीवियस टॉपिक, अगर आपको याद हो तो, सर्कुलर मोशन से रिलेटेड है और ये हमारे चैप्टर लॉज ऑफ मोशन का ही टॉपिक होने वाला है। लॉज ऑफ मोशन में हम क्या सीख रहे हैं कि किस तरह से हमारी ऑब्जेक्ट की स्टेट चेंज होती है, उसका जो रीजन है वो हम यहाँ पे सीख रहे हैं। मतलब हम डायनेमिक्स ऑफ मोशन पढ़ रहे हैं। तो हम पढ़ चुके हैं सर्कुलर मोशन क्या होता है, उसी का ही एक टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं, डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। ठीक है, सर्कुलर मोशन आपको पूरा अच्छे से आता है, उसके लिए आप हमारा वो वीडियो देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा उस वीडियो का। तो डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन क्या होती है, मतलब सर्कुलर मोशन पर जो फोर्स वर्क करता है, आज हम उसकी स्टडी करेंगे। इसके लिए हम अपना एग्जाम्पल भी लेंगे, मोशन ऑफ अ कार। जब हमारी कार सर्कुलेटरी मूव करती है तो किस तरह से उसका फोर्स होता है, किस तरह से उसकी वेलोसिटी चेंज होती है, क्या उसकी मैक्सिमम स्पीड होनी चाहिए, ये सब डिस्कस करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे अपने टॉपिक सर्कुलर मोशन के साथ। सर्कुलर मोशन क्या होता है आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जब हमारी कोई ऑब्जेक्ट एक पर्टिकुलर पाथ पर मूव कर रही होती है और उसके एक पर्टिकुलर पॉइंट से एक फिक्स डिस्टेंस होती है, तो इस तरह के मोशन को हम सर्कुलर मोशन बोलते हैं। और इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ मोशन। मोशन का सेंटर बोला जाता है या फिर सेंटर ऑफ सर्कल बोलते हैं, क्योंकि सर्कुलर पाथ है। तो क्या होता है, मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग अ कर्व्ड पाथ, ठीक है, दैट फॉर्म्स अ सर्कल इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। तो इस तरह के मोशन को हम सर्कुलर मोशन बोलते हैं। एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं इसके, जैसे कि अगर आप किसी स्ट्रिंग के साथ, ये स्ट्रिंग है, इसके साथ एक आप स्टोन को बांध देते हैं तो वो इस तरह से रोटेट करेगी, ठीक है, सर्कुलर सर्कल में, तो वो सर्कुलर मोशन होगा। या फिर मौत का कुआं का खेल होता है ना, उसमें आपने देखा होगा बाइकर क्या करता है, उसको बाइक को इस तरह से रोटेट करता रहता है, वो सर्कुलर मोशन होता है। मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन इज ऑल्सो सर्कुलर मोशन, ठीक है। तो ये क्या है हमारे सर्कुलर मोशन के कुछ एग्जांपल्स, ठीक है। देखो, जब ऑब्जेक्ट सर्कुलर मूव कर रही होती है तो उस पर क्या वर्क करता है, एक्सीलरेशन। क्यों वर्क करता है एक्सीलरेशन, वहां हमने पढ़ा था ना, सर्कुलर मोशन में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है। तो क्या होता है, उसकी वेलोसिटी एवरी पॉइंट पर चेंज होती है। वेलोसिटी चेंज होने का मतलब क्या है, उसके अंदर एक्सीलरेशन है, ठीक है। और कुछ कंडीशंस ऐसी भी आ जाती है जब वेलोसिटी चेंज होने के साथ साथ स्पीड भी चेंज होती है। वेलोसिटी कब चेंज हो रही है यहाँ पे, जब उसकी स्पीड तो कांस्टेंट है, बट क्या हो रहा है, उसकी डायरेक्शन हर पॉइंट पर चेंज हो रही है। और वेलोसिटी हमारी वेक्टर क्वांटिटी है, जिसके अंदर हमारा मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती है। डायरेक्शन चेंज हो रही है तो मीन्स वहाँ पे एक्सेलरेशन है, सिंपल बात है, वेलोसिटी चेंज हो रही है। ये था हमारा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है, वो सर्कुलर मोशन जिसमें हमारी स्पीड और वेलोसिटी दोनों ही चेंज होती है, ठीक है। तो उस कंडीशन में हमारा एक्सीलरेशन टू टाइप्स का होता है, ठीक है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्सीलरेशन। देखो यहाँ हम दो टाइप पढ़ रहे हैं एक्सीलरेशन का, याद रखना ये किसके लिए है, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए। अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा तो उसमें जो हमारा सेकंड टाइप एक्सीलरेशन होगा ना, वो जीरो हो जाएगा, वहां सिर्फ एक ही एक्सीलरेशन होता है, जो कि आप सर्कुलर मोशन में डिटेल से पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो जो एक्सीलरेशन होता है, एक तो होता है रेडियल एक्सीलरेशन एंड सेकंड इज टेंजेंटियल एक्सीलरेशन। रेडियल एक्सीलरेशन क्या होता है, वो एक्सीलरेशन जो वेलोसिटी के चेंज, डायरेक्शन के चेंज के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, उसको हम रेडियल एक्सीलरेशन बोलते हैं, रेस्पॉन्सिबल फॉर द चेंज इन डायरेक्शन। और इसकी डायरेक्शन क्या होती है, देखो ऑब्जेक्ट ऐसे जा रही है, हर पॉइंट पे ये ऐसे निकलना चाहेगी, लेकिन रेडियल एक्सीलरेशन इसको ऐसे, इसकी डायरेक्शन चेंज करा देता है, ठीक है। ये ऐसे जाना चाह रही है लेकिन रेडियल एक्सीलरेशन क्या कर रहा है, इसको इनसाइड खींच रहा है, तो इस वजह से क्या हो रही है, इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है और ये एक सर्कुलर पाथ पर कंटिन्यूअसली मूव कर पा रहा है। तो जो हमारे रेडियल एक्सीलरेशन की डायरेक्शन होगी वो होगी टुवर्ड्स द सेंटर, ठीक है, सेंटर की तरफ, क्योंकि तभी तो इसे अंदर खींच पाएगा, ठीक है। और इसकी वैल्यू कितनी होती है, v² इज द वैल्यू ऑफ रेडियल एक्सीलरेशन। सेकंड इज टेंजेंटियल एक्सीलरेशन। टेंजेंटियल एक्सीलरेशन क्या होता है बच्चों, क्या होता है बच्चों बताओ, जब हमारी ऑब्जेक्ट सर्कुलरली मूव कर रही होती है और उसकी स्पीड कंटिन्यूअसली चेंज होती रहती है, यहाँ पे v1, यहाँ पे v2, यहाँ पे सपोज vn हो गई, कुछ भी
कंटिन्यूसली लीनियर वेलोसिटी उसकी चेंज हो रही है, मतलब उसकी स्पीड चेंज हो रही है, कभी वो कम स्पीड से मूव कर रही है, कभी ज़्यादा स्पीड से। तो इस तरह के मोशन को जो चेंज कर रहा है, उसकी स्पीड को, उसकी लीनियर वेलोसिटी को जो चेंज करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? टेंजेंटियल एक्सीलरेशन बोलते हैं। सो व्हाट इज टेंजेंटियल एक्सीलरेशन? दिस एक्सीलरेशन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द चेंज इन स्पीड। इट इज डायरेक्टेड, इसकी डायरेक्शन क्या होती है? देखो वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है? ये, और इसकी जो डायरेक्शन होगी ना वो भी यही होती है। इट्स डायरेक्शन इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ लीनियर वेलोसिटी, या फिर जो पाथ जैसे है उसके अलोंग ही ये हमारा क्या मिलेगा? टेंजेंटियल एक्सीलरेशन मिलता है। इसकी वैल्यू क्या होती है? एक्सीलरेशन की वैल्यू होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। सो इसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं dv अपॉन dt, ठीक है, जहाँ v क्या है? वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। इज दैट क्लियर? यहाँ तक आपको समझ आ गया? अगर समझ आ रहा है तो जल्दी कमेंट बॉक्स में यस लिखो, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखो ऑब्जेक्ट सर्कुलेटरी मूव कर रही है, हमें पता है, लेकिन उस मोशन का कारण क्या है? उस पर फोर्स अप्लाई हुआ है। सिंपल बात है, बिना फोर्स के तो ऑब्जेक्ट का मोशन ही चेंज नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर हमने टेंजेंटियल एक्सीलरेशन की बात की है। तो सिंपल बात है, इसकी स्पीड जो चेंज हुई है वो किसी एक्सटर्नल फोर्स की वजह से चेंज हुई होगी, या फिर रेडियल एक्सीलरेशन, इसकी डायरेक्शन चेंज करने के लिए भी तो हमें इस पर कोई ना कोई फोर्स अप्लाई करना होगा एक्सीलरेशन जनरेट करने के लिए, ठीक है। तो वो फोर्स जो होगा, फोर्स इन सर्कुलर मोशन, उसको हम सेंट्रीपेटल फोर्स बोलते हैं। क्या? सेंट्रीपेटल फोर्स। देखो यहाँ पे दो तरह के एक्सीलरेशन है, तो दो ही तरह के फोर्सेस भी होंगे, लेकिन जो हमारा मेन फोकस होगा ना, वो हमारा पूरी फिजिक्स में सेंट्रीपेटल फोर्स पर ही फोकस रहेगा। बाकी मैं आपको दूसरा फोर्स बताऊंगी जो एटी की वजह से है, जिसको हम टेंजेंटियल फोर्स बोलेंगे, लेकिन आपको उसे कहीं स्टडी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत कम केसेस में पड़ेगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? सेंट्रीपेटल फोर्स। सेंट्रीपेटल फोर्स क्या होता है? इट कीप्स ऑब्जेक्ट इन सर्कुलर पाथ, यानी कि जब वो रोटेट कर रही है, सर्कुलरली मूव कर रही है, तो उसे सर्कुलर पाथ पर रखने के लिए, मींस इसकी डायरेक्शन को सर्कुलर रखने के लिए जो फोर्स वर्क करता है, उसको हम सेंट्रीपेटल फोर्स बोलते हैं। अब देखो आपकी ऑब्जेक्ट सर्कुलरली मूव कर रही है, जैसे कि अगर मैं इसी का एग्जांपल लेती हूँ ऐसे, ठीक है, अगर ये हमारी स्ट्रिंग है और इसके साथ स्टोन बंधा हुआ है ऐसे, तो अब जो स्टोन रोटेट कर रहा है, मूव कर रहा है, सर्कुलर मूव कर रहा है, तो आप उस पर एक्सटर्नल फोर्स क्या लगा रहे हैं? सिर्फ अपने हैंड से रोटेट तो कर रहे हैं, लेकिन उसको कुछ देर बाद आप छोड़ भी देते हैं। अगर आप ऐसे खड़े हो जाए तो भी वो रोटेट करता रहेगा, तो भी वो सर्कुलरली मूव करता रहेगा। तो अब बात आती है, ये सेंट्रीपेटल फोर्स आता कहाँ से है? एक्चुअल में होता क्या है, हर ऑब्जेक्ट पर एक फोर्स वर्क करता है, ठीक है। हमें पता है एक्शन रिएक्शन फोर्स लॉ पता है, थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन। न्यूटन का थर्ड लॉ क्या बोलता है? अगर आप कोई फोर्स अप्लाई करेंगे तो एक रिएक्शन होगा, तो जो वह एक्शन है उसी से ही हमें सेंट्रीपेटल फोर्स मिलता है। जैसे कि एग्जांपल हम ले रहे हैं अपना स्टोन का, ठीक है। जब आपका स्टोन इस तरह से रोटेट करेगा, तो जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में टेंशन क्रिएट होगी नहीं होगी? जितना ज़्यादा स्ट्रिंग खींचेगी रस्सी, उतनी ज़्यादा उसमें टेंशन क्रिएट होगी। तो ये टेंशन जो है ना, ये टेंशन ही सेंट्रीपेटल फोर्स प्रोवाइड कराती है, ठीक है। या फिर आप एग्जांपल ले सकते हैं कार या बाइक का, जो मौत का कुएं का खेल होता है, उसमें वो कंटिन्यूसली ऐसे सर्कुलेट करता रहता है ना, तो ये इस तरह से कुआं होता है, वो इस तरह से रोटेट करता रहता है, सर्कुलर मूव करता रहता है, ठीक है। तो इसमें फोर्स कहाँ से आता है? इसमें क्या होता है, जो आपकी बाइक है या फिर कार है, ठीक है, अगर किसी कार को इस सर्कुलर पाथ पे ऐसे रोटेट कर रही है, मूव कर रही है, तो आपकी कार, ओके, और जो सरफेस है उसके बीच में फ्रिक्शन फोर्स वर्क करेगा या नहीं करेगा? पहले मुझे ये बताओ। पता है ये बात तो आपको कि फ्रिक्शन फोर्स हमारे दो सरफेसेस के बीच में करता है। अभी आप पढ़ेंगे फ्रिक्शन फोर्स भी क्या होता है, ठीक है। तो जो ये फ्रिक्शन फोर्स होगा, यही हमें
प्रोवाइड कराएगा सेंट्रीपेटल फोर्स। अगर आपको फ्रिक्शन के बारे में तो आप लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी सीख ही चुके हैं, ठीक है। तो ये जो फ्रिक्शन वर्क करेगा यही क्या कराएगा, हमें सेंट्रीपेटल फोर्स प्रोवाइड कराएगा, ठीक है। तो देखो, व्हेन अ स्टोन टाई इन अ स्ट्रिंग रोटेट देन द टेंशन इन स्ट्रिंग प्रोवाइड सेंट्रीपेटल फोर्स। सिमिलरली सेकंड एग्जांपल हमारा कार जब हमारी ग्राउंड पर चल रही होती है, मूव कर रही होती है सर्कुलर पाथ पे, तो जो हमारे ग्राउंड सरफेस होता है और हमारे टायर्स के बीच में जो फ्रिक्शन वर्क करता है वो हमें क्या देता है, सेंट्रीपेटल फोर्स देता है, ठीक है। अब देखो, जो कार का मोशन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है आपका, आपको ये पूरा आना चाहिए, इसका कई बार डेरिवेशन भी आ जाता है पेपर में, ठीक है। तो कार का जो मोशन है वो दो तरह से रोड पर हो सकता है। एग्जाम नंबर 1 क्या हो सकता है, रोड हमारी फ्लैट हो, एकदम सीधा रास्ता है, फ्लैट है एकदम, ठीक है। तो उस तरह से जब ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव करती है उस तरह के, तो हमारी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या होगी, हमें ये फाइंड आउट करनी है। सेकंड, अगर वो बैंक्ड रोड पे मूव कर रही है तब उसकी वेलोसिटी क्या होगी। देखो, फ्लैट रोड और बैंक रोड में क्या डिफरेंस होता है। फ्लैट रोड क्या होती है, सीधी रोड, ये सीधा रास्ता है, ठीक है, सर्कुलर पाथ है, इस पे हमारी ऑब्जेक्ट मूव कर रही है, ठीक है। तो ये क्या होगी, फ्लैट रोड। सेकंड एग्जांपल हमने क्या बताया, बैंक रोड। बैंक रोड का मतलब क्या है, ये इस तरह से जो रोड है, आपने देखा ना कई बार जो रोड होती है वो इस तरह से होती है, ठीक है। जो उसका आउटर कॉर्नर होता है वो इनर कॉर्नर से थोड़ा सा हाई होता है, ठीक है ना। आउटर कॉर्नर रेजेस हायर देन द इनर कॉर्नर, एक एंगल पर इस तरह से होता है। तो उन दोनों तरह की रोड पे हमारी जो कार मूव कर रही है उसकी वेलोसिटी क्या होगी, हम ये पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। लेट अस कंसीडर द रोड इज मूविंग एट अ फ्लैट रोड, ठीक है। जब कार इज मूविंग एट अ फ्लैट रोड, ये हमारी एक कार जा रही है, ठीक है, एक फ्लैट रोड पर, ये इसके टायर्स हैं, तो ये इस तरह से जा रही है, ठीक है। ये एक्चुअल में क्या कर रही है, सर्कुलर पाथ पर रोटेट कर रही है, मूव कर रही है इस तरह से। वेलोसिटी सपोज इसकी क्या है, v। अब देखो क्या होगा, जो कार है उस पर मेनली हमारे कौन कौन से फोर्स वर्क करेंगे, पहले आपको ये समझना होगा। सबसे पहले होगा इसका वेट mg डाउनवर्ड, ठीक है, और इस पर नॉर्मल फोर्स वर्क करेगा अपवर्ड, ओके। नेक्स्ट, क्योंकि कार इस तरह से जा रही है तो फ्रिक्शन कैसे लगेगा इस पे, अगर ये हमारा सरफेस है, ठीक है, ये रोड सरफेस है, तो फ्रिक्शन Fs इस तरह से वर्क करेगा और यही फ्रिक्शन हमें क्या देगा, सेंट्रीपेटल फोर्स F। इज दैट क्लियर, समझ आ गया। तो देखो, फ्रॉम फिगर आप क्या देख रहे हैं, और सेंट्रीपेटल फोर्स की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है। देखो, रेडियल एक्सीलरेशन जो होता है वो होता है v²/r। पहले हम फोर्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। तो f की वैल्यू कितनी होती है, ma, सो f इज इक्वल्स टू m v²/r। दिस इज रेडियल एक्सीलरेशन, तो इसकी वजह से जो फोर्स आएगा वो सेंट्रीपेटल फोर्स हो जाएगा, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम जो मेनली स्टडी करेंगे वो सेंट्रीपेटल फोर्स से ही करेंगे। हाँ, कई बार आपका टेंजेंटियल फोर्स भी हो सकता है, ठीक है। कई केसेस में वो होगा mdv/dt। तो अगर यहाँ पे आपको नेट फोर्स निकालना हो ना, तो पता है क्या करते हैं हम ना, वेक्टर, जो हमारा वेक्टर मेथड होता है ना वो अप्लाई करते हैं, और f जो हो जाता है वो हो जाता है fr² + ft², f² इज इक्वल्स टू, ठीक है। इस तरह से नेट फोर्स निकलता है, लेकिन यहाँ हमें इसकी जरूरत नहीं है, हमें यहाँ पर सिर्फ अपना फॉर्मूला mv²/r यूज करना है और v की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, ओके। सो फ्रॉम फिगर क्या देख रहे हो आप, देखो mg जो है हमारे नॉर्मल फोर्स के इक्वल है, mg इज इक्वल्स टू नॉर्मल फोर्स, क्वेश्चन नंबर 1। और आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, नॉर्मल फोर्स माइनस mg इज इक्वल्स टू 0, कोई सा भी लिख लो आप, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 हमारी ये हो गई। एंड रिलेशन बिटवीन इट्स वेलोसिटी एंड फ्रिक्शन फोर्स। देखो, वेलोसिटी और फ्रिक्शन फोर्स के बीच में क्या रिलेशन है, फ्रिक्शन फोर्स क्या प्रोवाइड कर रहा है हमें,
सेंट्रीपेटल फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स कितना होता है, जल्दी से बताओ कितना होता है, आपको पता है ना फ्रिक्शन फोर्स, आप पढ़ चुके हैं ना कितना होता है फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पर हम स्टैटिक फ्रिक्शन पढ़ रहे हैं, ठीक है। स्टैटिक फ्रिक्शन जो होगा वो कितना होगा, लेस देन इक्वल्स टू म्यू एस मल्टीप्लाई नॉर्मल फोर्स, यही तो वैल्यू होती है। तो क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स है लेस देन इक्वल्स टू म्यू एस नॉर्मल फोर्स, सो वी कैन राइट, ये क्या है सेंट्रीपेटल फोर्स कितना होता है हमारा, अभी हमने पढ़ा था ना एफ आर इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। आर क्या है, रेडियस। सपोज जिस पाथ पर ये रोटेट कर रही है, मूव कर रही है सर्कुलरली, उसकी रेडियस कितनी है, आर, ओके, वेलोसिटी वी के साथ। सो एम वी स्क्वायर अपॉन आर क्या होगा, लेस देन इक्वल्स टू म्यू एस मल्टीप्लाई नॉर्मल फोर्स, और नॉर्मल फोर्स आपका किसके इक्वल है, वेट ऑफ कार विच इज एम जी। सो एम वी स्क्वायर अपॉन आर लेस देन इक्वल्स टू म्यू एस एम जी। इज दैट क्लियर, यहाँ तक कोई डाउट, अगर कोई भी डाउट कहीं भी है तो आप वहीं पर कमेंट करके पूछ सकते हैं मुझसे एकदम। सो एम से एम कैंसिल हो गया, सो वी स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू म्यू एस आर जी, और v लेस देन इक्वल्स टू म्यू एस आर जी का क्या हो जाएगा, रूट, ओके। सो वेलोसिटी क्या होगी, यानी कि अगर हमारी ऑब्जेक्ट कोई सर्कुलर मूव कर रही है, हमारी कोई कार सर्कुलर पाथ पर, तो उसकी वेलोसिटी हमेशा म्यू एस आर जी से कम या इसके इक्वल होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती है। म्यू एस क्या होता है, फ्रिक्शन, तो ये किस पर डिपेंड करेगी, आप सीधा देख रहे हैं फ्रिक्शन फोर्स पर डिपेंड कर रही है इसकी वेलोसिटी, और आर यानी इस पाथ की रेडियस पर डिपेंड कर रही है। जितनी ज़्यादा इनकी वैल्यू होगी उतनी ही ज़्यादा ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी होगी, उतनी ही ज़्यादा कार की वेलोसिटी होगी। इज दैट क्लियर, आपको यहाँ तक क्लियर है या फिर कोई डाउट है, अगर कोई भी डाउट है तो जल्दी से पूछो, वरना मैं आगे चलती हूँ, फिर हम पढ़ेंगे कार ऑन अ बैंक्ड रोड, ठीक है। तो इसका जो हमारा डेरिवेशन निकल के आया वो कितना है, v लेस देन इज इक्वल्स टू न्यू एस आर जी, ओके, इसको भूलना मत। अभी हम आगे ना इन दोनों को कंपेयर करेंगे तब देखेंगे, ठीक है। नाउ इफ द रोड इज बैंक्ड एट एन एंगल थीटा, अगर हमारी रोड एक एंगल थीटा पर बैंक हो रही है, मतलब उसका जो एक सरफेस है वो थोड़ा सा, उसकी जो एज है आउटर एज वो थोड़ी सी उठी हुई है, किस तरह से कि अगर ये हमारी आउटर एज है सड़क की तो वो इस तरह से होगी, ठीक है। सपोज एट एंगल थीटा, ठीक है, ये ऐसे है, इसकी इनर एज जो है वो ऐसे सड़क की तो वो इस तरह से होगी, ठीक है। सपोज एट एंगल थीटा, ठीक है, ये ऐसे है, इसकी इनर एज जो है वो ऐसे है और आउटर इसकी थोड़ी सी ऊपर उठी हुई है, ठीक है। तो इस पर एक रोड पर कार जा रही है, ऐसी कंडीशन में क्या होता है, जब आप रोड पर जाते हैं और उसकी एज जो होती है बाहर होती है, इस कंडीशन में क्या होता है, हमारी जो कार होती है वो भी तो इस तरह से ही चलती है ना, कि उसका एक जो साइड होती है वो अपवर्ड होती है थोड़ी सी और दूसरी नीचे रहती है, ठीक है ना। वन एंड ऑफ कार राइज हायर देन द सेकेंड पार्ट, ठीक है, सेकेंड एंड। तो देखो लेट द कार इज हियर, अब आपकी कार यहाँ पे है, ओके, इस सरफेस पे कैसे होगी कार, ठीक है। लेट द सरफेस इज इंक्लाइंड एट एंगल थीटा, हियर इज द कार गोइंग सर्कुलर पाथ पर जा रही है ये कार। सपोज सबसे पहले हम इसके क्या बात करेंगे, नॉर्मल फोर्स की। अब देखो क्योंकि ये इंक्लाइन हो रही है, ठीक है, तो क्या होगा, इसका नॉर्मल फोर्स भी हल्का सा सीधा ना जाके परपेंडिकुलर ना जाके ऐसे जाएगा, ठीक है, क्लियर। और जो इसका फ्रिक्शन फोर्स होगा वो तो सरफेसेस के बीच में ऐसे ही काम करेगा, ये आपको पता है। अब देखो अगर मैं इन दोनों पॉइंट को मिला देती हूँ तो ये जो नॉर्मल फोर्स है वो ऐसे हो गया और फ्रिक्शन फोर्स कैसे हुआ, ऐसे, ठीक है। देखो एक एंगल पर जा रहे हैं दोनों, तो क्या होगा, इट स्प्लिट इनटू टू कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट, ठीक है। ये किस एंगल पे टिल्ट हुआ, थीटा एंगल पे, सेम एंगल यही रहेगा, तो ये क्या हो गया, नॉर्मल फोर्स कोस थीटा, ठीक है। और इसका जो
हॉरिजॉन्टल हो जाएगा वो ये होगा, ठीक है। ऐसे ही तो होगा, ये इधर जा रहा है, ये ऐसे जाएगा और ये ऐसे, क्योंकि इस तरफ जा रहे हैं हम। सो दिस ईटा कॉस थीटा और ये क्या हुआ, ईटा साइन थीटा। इज दैट क्लियर, समझ आया। अब आप क्या देख रहे हो, जो हमारा फ्रिक्शन फोर्स Fs है वो भी क्या हो रहा है, एक एंगल पर ही तो है, ठीक है। ये ऐसा फ्लैट थोड़ी है, तो यहाँ पे क्या देखोगे आप, Fs के भी कंपोनेंट हो जाएंगे। एक तो ये हो जाएगा Fs, क्योंकि एंगल यहाँ है तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसका ये हो जाएगा Fs cos थीटा और ये क्या हो जाएगा Fs sin थीटा, ओके। और जो कार का वेट होगा mg वो तो डाउनवर्ड ही वर्क करेगा, इसी डायरेक्शन में mg वर्क करेगा, ठीक है, समझ आ गया। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें निकालना है अपना सेंट्रीपेटल फोर्स और वहां से हमें v वेलोसिटी की वैल्यू निकालनी है, कार की मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी हो सकती है। तो आप फिगर 2 से क्या देख रहे हैं, यहाँ पे आपको क्या समझ आ रहा है, ध्यान से देखो। जो यहाँ पे हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है नॉर्मल फोर्स का, वो किसके इक्वल आ रहा है, ये ऊपर जा रहा है और ये नीचे, ठीक है। तो इसके इक्वल जस्ट ये फोर्स है ना, जो डाउनवर्ड वर्क कर रहा है, ये इसको पूरा ऐसे लेके जा रही है नीचे, तो ये किसके इक्वल होगा। और डाउनवर्ड कितने हैं, दो फोर्स वर्क कर रहे हैं, क्या, Fs sin थीटा एंड mg। सो टोटल फोर्स इज Fs sin थीटा प्लस mg, ओके। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन नंबर 2 में आप क्या देख रहे हैं कि Fs cos थीटा प्लस नॉर्मल फोर्स मल्टीप्लाई साइन थीटा, न्यू साइन थीटा। Fs cos थीटा प्लस न्यू साइन थीटा इज इक्वल टू, किसके इक्वल होगा ये, देखो कार हमारी सर्कुलर पाथ पर मूव कर रही है, यानी ये इस रोड पे ऐसे जाएगी, ठीक है, ऐसे। तो ये जो ये फोर्स है, ये हमारा फ्रिक्शन फोर्स जो है, ये क्या प्रोवाइड कराएगा, सेंट्रीपेटल फोर्स। तो यानी ये टोटल फोर्स हमें क्या देगा, सेंट्रीपेटल फोर्स, जिसकी वैल्यू क्या होगी, mv² अपॉन r। r इज द रेडियस ऑफ दिस सर्कुलर पाथ। इज दैट क्लियर, यहाँ तक कोई डाउट बताओ, किसी को कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन हो तो पूछो। ओके चलो अब हम आगे जाते हैं। पहले हम Fs की वैल्यू पता है हमें क्या होती है, म्यू एस मल्टीप्लाई नॉर्मल फोर्स, ठीक है, न्यू, ठीक है, ये न्यू ही बोला जाएगा मोस्टली। सो न्यू कॉस थीटा, यहाँ से हम न्यू की वैल्यू निकाल सकते हैं, पहले हम इसको पूरे को रख लेते हैं। इसको क्या रख सकते हो आप, न्यू कॉस थीटा इज इक्वल्स टू न्यू म्यू एस साइन थीटा प्लस mg, और इसको आप न्यू की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हो, इज इक्वल्स टू, यहाँ से न्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे बचेगा कॉस थीटा, ठीक है। इसको इधर लाओगे तो माइनस म्यू एस साइन थीटा इज इक्वल्स टू mg। ये हो गई हमारी इक्वेशन फर्स्ट बी। इसको फर्स्ट ए मानते हैं, इसको फर्स्ट बी, इसी तरह से ये सेकंड ए है। अब यहाँ पे भी सिमिलर आपको वैल्यू पुट करनी है, न्यू म्यू एस कॉस थीटा प्लस न्यू साइन थीटा इज इक्वल्स टू mv² अपॉन r, ओके। सो अगर हम यहाँ पे न्यू कॉमन लेते हैं तो कितनी हो जाएगी वैल्यू, साइन थीटा प्लस न्यू एस कॉस थीटा is equals to mv² upon r. We can put the value of nu from equation 1b. 1b इस इक्वेशन से न्यू की वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे, क्योंकि हमें नॉर्मल फोर्स का कोई काम है नहीं, ठीक है। तो न्यू की वैल्यू यहाँ से क्या है, mg, ये पूरा अपॉन में चला जाएगा। सो mg अपॉन cos थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा, ओके, इनटू साइन थीटा प्लस म्यू एस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू, किसके इक्वल है ये, mv² अपॉन r। यहाँ तक कोई डाउट, चलें आगे, ठीक है। चलो m से m कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से v² की वैल्यू कितनी आ गई। हम क्या कर रहे हैं, इस पूरी इक्वेशन को मैं cos थीटा से डिवाइड कर रही हूँ, ठीक है, क्योंकि ये बहुत लंबा चौड़ा आ रहा है, हम इसको शॉर्ट में ले आएंगे, 10 की फॉर्म में ले आएंगे। सो ये क्या हो जाएगा, rg, ओके। और इसको हम क्या लिख लेंगे, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, टेन थीटा प्लस म्यू एस, ये कैंसिल हो जाएगा, अपॉन
कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा कितना हो जाएगा 1 माइनस म्यू एस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा. ओके, दिस इज द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी. Okay, so V is equals to square root of Rg into tan theta plus mu s upon 1 minus mu s tan theta. Is that clear? If फ्रिक्शन फोर्स 0 है, ठीक है, जब वो इंक्लाइन सरफेस पर है, ठीक है, तो बैंक रोड पर है, तो उसमें अगर फ्रिक्शन फोर्स 0 हो जाता है तो V की वैल्यू कितनी हो जाएगी Rg, ये कितनी होगी टेन थीटा प्लस 0 अपॉन 1 माइनस 0 मल्टीप्लाई टेन थीटा. तो पूरी इक्वेशन 0 हो गई नीचे की, 1 माइनस 0 हो गया ये, तो V की वैल्यू कितनी है Rg टेन थीटा का स्क्वायर रूट. ओके, दिस इज द वैल्यू ऑफ V मैक्सिमम. ओके, सो वैसे हम V मैक्सिमम कितना लेंगे Rg टेन थीटा प्लस म्यू एस अपॉन 1 माइनस म्यू एस टेन थीटा. इस पूरे की वैल्यू कितनी है 1/2. इज दैट क्लियर? ओके, अब देखो आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं, फ्लैट रोड और बैंक रोड में क्या डिफरेंस है. फ्लैट रोड में सिर्फ और सिर्फ जो हमारी वेलोसिटी होगी कार की वो सिर्फ फ्रिक्शन पर डिपेंड करेगी. अगर फ्रिक्शन चेंज हो रहा है तो आप क्या देख रहे हैं, हमारी जो रोड पे कार चल रही है उसकी वेलोसिटी भी चेंज हो जाएगी. ठीक है, आर और जी हम नहीं लेंगे क्योंकि ये यहाँ पे भी है. सेकेंड इक्वेशन में आप क्या देख रहे हो कि जो वैल्यू है वी की, वेलोसिटी जो है कार की, वो एंगल पर भी डिपेंड कर रही है कि किस एंगल पर हमारी रोड इंक्लाइन हो रही है, किस एंगल पर वो टिल्ट है थोड़ा सा, और फ्रिक्शन पर भी डिपेंड कर रहा है कि रोड और कार के टायर और रोड के बीच में कितना फ्रिक्शन वर्क कर रहा है. तो ये क्या है हमारी मैक्सिमम वेलोसिटी. देखो इसमें क्या है, कार को आपको इसी वेलोसिटी पे चलाना होगा. फ्लैट रोड पे जाएंगे तो इस वेलोसिटी पे, और अगर बैंक रोड पे जाएंगे तो इस वेलोसिटी पे. यहाँ सिर्फ एक थोड़ा सा चेंज ध्यान से समझना कि अगर आप वेलोसिटी को कम या ज़्यादा करते हैं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करते हैं, तो वो चलता है 2 या 3%, क्योंकि उसको फ्रिक्शन बैलेंस कर लेता है अपने आप. ठीक है, उसको फ्रिक्शन एडजस्ट कर लेगा. बट अगर आप इस स्पीड को ज़्यादा बढ़ा देते हैं या ज़्यादा कम कर देते हैं तो उस कंडीशन में आपकी जो कार है ना, जो आपकी जो बाइक है या फिर कार है, या तो वो पलट सकती है या फिर वो स्लिप हो सकती है. ठीक है, तो जब हमारी रोड पे जो बारिश पड़ती है तो क्यों ज़्यादा स्लिपरी हो जाती है, क्यों ज़्यादा हमारी बाइक स्लिप होती है, क्योंकि उस कंडीशन में फ्रिक्शन चेंज हो जाता है और आप अपनी कार को मूव उसी वेलोसिटी के साथ कराते हो जिससे आप नॉर्मली करा रहे होते हो. फ्रिक्शन कम चेंज हुआ तो उसकी वजह से सिंपल बात है वेलोसिटी भी चेंज होगी. इज दैट क्लियर? आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ आया होगा. अगर टॉपिक समझ आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए.